वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से द समर हिकारू राइड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए चलो बिना टाइम गवाए अपन लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हिकारू ने अपनी मर्जी से विशेष ग्रांट करना बंद कर दिया था, लेकिन अब उस डिसीजन का पहला खतरनाक रिजल्ट सामने आ गया है। पूरा गाँव तबाही के किनारे खड़ा है और इस बार दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि खुद निसयामा बन चुका है। तुम्हें याद ही होगा लास्ट चैप्टर के एंड में तनाका ने योशी को सिर्फ 2 शब्द कहा था, गुड लक, और अब हमें समझ आता है कि उसने ऐसा क्यों कहा था। चैप्टर की शुरुआत होते ही योस्की और हिकारू सीधा टाउन पहुंचते हैं। योस्की इतना घबराया हुआ है, रिसेप्शनिस्ट की बात भी नहीं सुनता और सीधा बोल देता है, मुझे ब्रॉडकास्ट रूम की चाहिए, अभी के अभी, ये इमरजेंसी है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है कि 1 सेकेंड भी देरी बहुत भारी पड़ सकती है। जैसे ही उन्हें की मिलता है, दोनों सीधा ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रूम के अंदर पहुंचते ही योस्की इमरजेंसी अनाउंसमेंट सिस्टम ऑन करता है, लेकिन उसी वक्त हिकारू खिड़की के बाहर माउंटेन की तरफ देखता है और दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दूर निसयामा के ऊपर एक बहुत बड़ा काला सा स्ट्रक्चर उभर रहा होता है। जमीन लगातार हिल रही है और ये नॉर्मल लाइन स्लाइड बिल्कुल भी नहीं है, कुछ और ही है। योस्की तुरंत माइक्रोफोन उठाता है, उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन फिर भी वो अनाउंसमेंट शुरू करता है। ये किबुगायामा के टाउन हॉल की तरफ से इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट है। फिर बिना कुछ छुपाए सीधा वार्निंग देता है, निसयामा पर बहुत बड़ी डिजास्टर आने वाली है, सब लोग तुरंत टाउन हॉल से बाहर निकल जाएं। ये सुनते ही पूरे गांव में लगे लाउड स्पीकर एक साथ बजने लगते हैं। लोग घरों से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक ही क्या हो गया है। कुछ लोग पैनिक करने लगते हैं तो कुछ लोग अभी कंफ्यूज हैं। एक आदमी तो ये पूछ लेता है, आखिर जो मॉन्स्टर पहले हिकारू से निकला था उसका क्या हुआ? लेकिन उस वक्त किसी के पास जवाब देने का टाइम नहीं था। सब सिर्फ एक ही बात चिल्लाने लगते हैं, भागो। यूस्की ये सब देखकर थोड़ी देर के लिए चैन की सांस लेता है। वो कहता है, अच्छा हुआ आज फायरवर्क्स फेस्टिवल था, इसलिए ज्यादातर लोग पहले ही टाउन से बाहर होंगे। लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन फिर सीरियस हो जाता है। वो हिकारू की तरफ देखकर कहता है, जब हम होल बंद कर देंगे तब भी शायद जमीन का हिलना रोक ना पाए, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा विलेज दब सकता है। यानी होल बंद करना भी डेंजरस है और उसे खुला छोड़ देना उससे भी ज्यादा डेंजरस है। इसी बीच सीन आस्को की तरफ शिफ्ट होता है। वो भी लाउड स्पीकर पर यूसी की अनाउंसमेंट सुन लेती है। वो बिना 1 सेकंड वेस्ट किए गलियों में ढूंढना शुरू कर देती है। हर घर के बाहर रुककर चिल्लाती है, पुलिस जल्दी घर छोड़िए, सब लोग यहाँ से तुरंत निकल जाइए। उसके चेहरे पर सिर्फ डर नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी भी दिख रही थी, जैसे उसे किसी और चीज का भी एहसास हो रहा हो, क्योंकि हमें ये पता ही है कि वो आवाजें सुन सकती है स्पिरिट्स की। और कुछ ही देर बाद एक फैमिली बाहर आती है और आस्को तुरंत पूछती है, आप लोगों के पास गाड़ी है ना? जैसे ही वो लोग हाँ कहते हैं, आस्को चैन की सांस लेती है और उन्हें तुरंत वहाँ से निकलने के लिए बोल देती है। लेकिन उसी वक्त आस्को अचानक रुक जाती है। उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। वो धीरे से अपने सर पकड़ लेती है और कहती है, ये इम्प्योर प्रेजेंस पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। उसे समझ आ जाता है कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। झाड़ियों के पीछे से कोई धीरे धीरे बाहर निकलता है। पहले सिर्फ उसका सर दिखाई देता है, फिर पूरा शरीर, जो कि एक लंबा, पतला और बिल्कुल इंसान जैसा दिखने वाला है, लेकिन काफी डरावना है। आस्को के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी गर्दन अननेचुरल तरीके से लंबी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका है और सबसे डरावनी बात, वो हवा में तैर रही है। ये देखते ही आस्को की सांसें रुक जाती है। इसी वक्त हमें तनाका की बात याद आती है। उसने कहा था, जब जगह पूरी तरह करप्ट होने लगेगी तब आम लोग भी इम्प्योरिटीज को देख पाएंगे। यानी अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सिर्फ स्पिरिचुअली सेंसिटिव लोग ही नहीं बल्कि नॉर्मल इंसान भी मॉन्स्टर को देख सकते हैं। क्रिएचर धीरे धीरे अपना मुंह खोलना शुरू करता है और जैसे ही वो आस्को की तरफ बढ़ने लगता है, अचानक कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं तागेदा होता है। उसके हाथ में बेसबॉल बैट है। वो बिना डरे आस्को को चिल्लाकर कहता है, भागो अभी, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, हम बड़े लोग देख लेंगे, तुम लोग बस जिंदा बचकर निकल जाओ। इसी बीच सीन फिर योस्की और हिकारू की तरफ शिफ्ट होता है। दोनों गांव से निकलने से पहले अपने अपने घर वालों को चेक करने का फैसला करते हैं। योस्की कहता है, होल बंद करने से पहले हमें अपने फैमिलीज को देखना होगा। हिकारू भी बिना कुछ कहे सीधा अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। वो गेट खोलते ही जोर से आवाज लगाता है, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, आप लोग बाहर निकल गए हैं या नहीं? लेकिन घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आता, बस एक अजीब सी खामोशी होती है। लेकिन हिकारू अंदर किसी को तो देखता है। तुम यहाँ? मतलब हिकारू उस पर्सन को जानता है या फिर वो कुछ और ही होगा। और चैप्टर इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। पता नहीं उसके घर में कौन था, ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। इस चैप्टर का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि डिजास्टर अब सिर्फ निसयामा तक सीमित नहीं है, अब उसका असर पूरे गांव पर दिखने लगा है। सबसे शॉकिंग रिवील ये था कि इम्प्योरिटीज अब नॉर्मल लोगों को भी दिखाई देने लगेगी। इसका मतलब है कि करप्शन अपने सबसे डेंजरस स्टेज पर आ चुका है। और चैप्टर के एंड पर हिकारू के घर पे किसी अननोन पर्सन का होना ये काफी सस्पिशियस लग रहा है।
ये हिंट देता है कि अगले चैप्टर में सिचुएशन और भी ज्यादा इमोशनल और खतरनाक होने वाली है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।